Hello everyone and welcome to the YouTube channel Fact of Himachal Pradesh. Guys, इकोनॉमिक सर्वे आ गया है हिमाचल प्रदेश का 2021-22 का। एंड एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम सब इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो क्या आप लोग तैयार हो? आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपने बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चैप्टर्स। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 10 और 13 जो कि कौन से हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और सोशल सेक्टर को कवर करेंगे। सो अगर आप प्रीवियस ये क्वेश्चन देखोगे हिमाचल के किसी भी एग्जाम के, आपको पता चलेगा कि ये दो चैप्टर्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हमारी ये सारी वीडियोस जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे जिन वीडियोस में पूरा कवर करने वाले हैं वो इजीली मिलती रहे, टाइमली मिलती रहे। साथ ही साथ ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी, और जो हम लोग समरी प्रोवाइड कराएंगे, जो समरी पीडीएफ देंगे इकोनॉमिक सर्वे की, वो भी वहीं पर मिलेगी आपको। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट topic, that is chapter number 10, labor and employment. So before starting let me tell you, एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि अगर आप हम जो ये इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस दे रहे हैं आपको, ये आपको समझाने के लिए है, आपको बताने के लिए है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको पढ़ना ही है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू कि आप अपना पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि मैं साथ साथ बताते हुए चलूंगी आपको कि अगर ये टॉपिक है, देखो हमारा ये पहला टॉपिक दिया हुआ है, ये दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या चीज़ स्पेशली याद रखनी है। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, पढ़ना तो एक बार आपको पूरा हमारी जो पीडीएफ देगी हम वो पढ़नी ही है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही है, लेकिन कौन सी चीज़ है, कौन सा पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हम वो कवर करेंगे इन वीडियोस के अंदर। अगर आपने ये वीडियो, उसके बाद फिर हम आपको एक समरी पीडीएफ देंगे इकोनॉमिक सर्वे की चैप्टर वाइज, वो और साथ ही साथ एमसीक्यू भी कराएंगे हम इससे रिलेटेड, वो कवर कर ली। अगर आपने ये तीन चीज़ें कर ली, सो आई एम गारंटिंग यू कि इकोनॉमिक सर्वे का कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में, तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। सो आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर करनी है। फर्स्ट, वीडियो को देखिए, जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको याद कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। देन उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे की जो पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे हम आपको, जो समरी की पीडीएफ देंगे उसे कवर कर लेना, और एमसीक्यू सारे कवर कर लेना, उससे बाहर पेपर भी नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग लेबर और एम्प्लॉयमेंट में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, वो है मिनिमम वेजेस का। सो अगर मिनिमम वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस देखो लेबर्स में दी जाती है, और लेबर की भी ना तीन कैटेगरी होती है, तीन कैटेगरी में लेबर को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा मेन लेबर आता है, मेन वर्कर्स आता है, देन मार्जिनल वर्कर्स आते हैं, और एक हमारे होते हैं अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, जिनके पास 183 डेज का मिनिमम काम है उनको हम लोग हमारे मेन वर्कर्स बोलते हैं। मार्जिनल वो होते हैं जिनके पास 183 डेज से कम का काम है, और जिनके पास कोई काम नहीं है, कभी कभी जिन्हें काम मिलता है, उन्हें हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, तो मिनिमम वेज क्या होती है? वेज सेट करती है गवर्नमेंट कि इतनी वेज वर्कर्स को मिलेगी ही। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इकोनॉमिक सर्वे से हमें सीखनी है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो क्या है कि एक एडवाइजरी बोर्ड है। ठीक है, मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड, वो किसके अंडर में आता है? मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर में आता है। अब ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। सेकेंड थिंग, मिनिमम वेजेस बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, इंक्रीज कर दी गई हैं, इंक्रीज कर दी गई हैं। किसके लिए इंक्रीज करी है? किस कैटेगरी में? अनस्किल्ड कैटेगरी में इंक्रीज करी है। कितनी इंक्रीज करी है? 275 से 300 पर डे कर दिया है। और अगर हम मंथली बेसिस पे बात करते हैं तो 8250 से 9000 कर दी गई है। यानी जो डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं वर्कर, जिनको रेगुलरली डे वाइज वेजेस मिलती है, उनकी कितनी बढ़ा दी गई है? 275 थी पहले, अब 300 कर दी गई है पर डे पे। और जो लोग मंथली वेज कमाते हैं, जिनको मंथली मिलता है, उनकी कितनी कर दी गई है? 8250 से 9000 कर दी गई है पर मंथ। सो आपको ये डेटा भी याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, वो किसी भी फॉर्म में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपका डेटा क्लियर है, आपको डेटा याद है, तो कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी जो हमारी 19 शेड्यूल अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है अनस्किल्ड, जो इसके अंदर में आती है 19 शेड्यूल अनएम्प्लॉयमेंट में, जो अनस्किल्ड कैटेगरी आती है, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। ये जो वेज इंक्रीमेंट का प्रोविजन लेकर आई है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट टाइप पूछ सकते हैं ना
ऐसे स्टेटमेंट बन सकती है कि 18 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस हैव बीन इंक्रीज फॉर ऑल दीज कैटेगरीज। तो अब आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 19 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस प्रोविजन, नॉट 18। 19 अनशेड्यूल शेड्यूल अनएम्प्लॉयमेंट है, ना कि 18। सो आप अगर ये सारी चीजें याद रखोगे तभी तभी आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब ये एक प्रोग्राम चलाया गया जहाँ पे डेटा कलेक्शन का काम किया जाएगा। देखो डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेटा कलेक्शन से ही हमें हमारे फिगर्स और फैक्ट्स पता चलते हैं। गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि वो किस तरह की पॉलिसीज बनाए और किस सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे कितना फंड देना है, कितना काम कराने की ज़रूरत है। इसलिए डेटा कलेक्शन हमेशा पहला स्टेप होता है। ठीक है। सो जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है ये इस प्रोग्राम के अंडर 1960 से कलेक्शन किया जा रहा है। यानी ये प्रोग्राम कब से चल रहा है? 1960 से चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसी प्रोग्राम के अंदर ये पता चलता है, इसी डेटा कलेक्शन से पता चला कि कितने इस्टेब्लिशमेंट है, कितनी कंपनीज है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर 4407 कंपनीज है, स्टैब्लिशमेंट्स है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 1814 एस्टैब्लिशमेंट है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी इतनी ही एस्टैब्लिशमेंट थी, तो कोई चेंजेस नहीं आया। तो मतलब अब आप सोच लो इस बारे में कि पिछली साल भी इतनी ही कंपनियां थी और आज भी इतनी है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं हुई है। सो नाउ आई विल लीव यू टू थिंक अबाउट इट। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल क्या है कि जो हमारा यूथ है, स्पेसिफिकली किस पे फोकस किया जाए? ग्रेजुएटेड यूथ पे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो अब हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। उस डेटा को यूज करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने यूथ को। तो आप देख रहे हो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे में कुछ भी स्कैटर्ड है या ऐसे ही लिखा हुआ है या कहीं से भी लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज लिंक, सब कुछ लिंक है, उन्होंने बहुत सीरीज वाइज दिया है। ठीक है। तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल के अंदर क्या काम होता है कि जॉब फेयर्स लगाए जाते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट, अब हमें क्या याद रखना है इसमें से? जो आपको याद रखना है डेटा वो ये रखना है कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल ने पिछले एक साल में, यानी जो इसमें जितना भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया गया है वो दिसंबर 2021 तक का दिया गया है। यानी अगर कोई भी उसमें डेटा है कि इतने स्कूल बनाए गए या फिर ये इतनी वैक्सीनेशन हुए, सब कुछ दिसंबर तक है, दिसंबर 2021 तक। तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल दैट इज सीईसी। तो सीईसी ने एक जॉब फेयर कंडक्ट कराया है और 138 कैंपस इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराए हैं, जहां पर 1663 कैंडिडेट्स को जॉब्स मिली हैं। ठीक है, उन्हें एम्प्लॉयर्स की तरह सिलेक्ट किया गया है। ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर में सिलेक्ट किया है। दूसरी चीज, सीईसी क्यों बोल रही हूँ मैं? ये कोई एब्रीविएशन है नहीं, मैंने बनाया है बिकॉज आई वॉन्ट यू कि आप भी एब्रीविएशन बनाओ, निमोनिक्स बनाओ और उनके थ्रू से याद करो, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है और याद तो सब कुछ ही करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब हमने एम्प्लॉयमेंट सेल बना लिया, हमने डेटा भी कलेक्ट कर चुका है, तो अब ऐसे एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जहाँ पे मार्केट इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। ठीक है। अच्छा, ये दोबारा से वही चीज़ आ गई है। ठीक है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल पीपल। ठीक है। तो स्पेशली एबल पीपल जो हमारी एक वनरेबल सेक्शन की कैटेगरी भी है, उनके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है गवर्नमेंट। तो ये एक प्रोग्राम है जो काफ़ी टाइम से चला हुआ है। कब से सेटअप किया गया है इसको? 1976 में। किसके अंडर में आता है ये? डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, क्यों आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर किस चीज़ में, क्योंकि स्पेशली एबल जो है वो एक कैटेगरी है हमारी वनरेबल सेक्शन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आप समझ सकते हो इसे। बट अगर ये प्रोग्राम आता है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल पीपल, तो ये किसके अंदर आएगा? डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आएगा। सो प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे स्पेशली एबल पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ किस पे भी ध्यान देना है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर भी ध्यान देना है। ठीक है। सो आप इसको अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे, इन कीवर्ड्स का ध्यान रखोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इस स्कीम में से ले सकते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, कितनी टाइप की इम्पेयरमेंट को इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है जो इसके अंडर में कंसिडर की जाती है इस प्रोग्राम के अंदर। तो देयर आर 4 टाइप।
ठीक है, पहली है फिजिकली, विजुअली, हेयरिंग एंड लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, तो ये आपको याद रखनी होंगी। कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्कीम दैट इज एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयज को इस स्कीम के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी यहाँ पे ध्यान रखने वाली, ये होगी कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में इसको एप्लीकेबल है। अब हम लोग क्या है कि ये तो याद रख कर लेते हैं कि कौन क्या है स्कीम, और कौन कौन से लोग हैं जो एप्लीकेबल हैं, जो एलिजिबल है उस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। बट वी फॉरगेट कि कोई स्पेसिफिक एरिया भी है जहाँ पे इसको अप्लाई किया गया है, एप्लीकेबल है, तो देर आर दीज डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस स्कीम को चलाया गया है। इसके अंदर भी स्पेसिफिक एरिया है, वो मैंने जो समरी पीडीएफ देंगे उसमें मेंशन किया है। ठीक है, आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप उसमें पढ़ना, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बताया, मैं वो चीज़ ही मेंशन करूंगी जो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसको अप्लाई किया गया है, वो है सोलन, ऊना, बिलासपुर, मंडी और शिमला। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद करनी होंगी कि इसके अंदर ये स्कीम अप्लाई की गई है, यहाँ पर ये स्कीम चलाई जा रही है। कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्कीम दैट इज बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 और सेस एक्ट 1996। अब ये जो दो एक्ट है, ये पिछली बार भी मेंशन थे, अब की बार भी मेंशन है, ये एक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंडीशंस है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह की होनी चाहिए, उनके रेगुलेशन के लिए इन एक्ट को लेके आया गया था। ठीक है, इस जो ये टॉपिक है, जो एक्ट्स है, इनके अंडर में इकोनॉमिक सर्वे में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। सबसे पहले इसके अंदर वेरियस प्रोविजंस कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट बेनिफिट दिए गए हैं। कौन से बेनिफिट, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी पेंशन भी है, रिटायरमेंट की पेंशन भी है, फैमिली पेंशन भी है, मेडिकल असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज ऑफ सेल्फ एंड अप टू 2 चिल्ड्रन, ये याद रखना है आपको। खुद की शादी के लिए भी असिस्टेंट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। साथ ही साथ दो बच्चों तक आप जो भी वर्कर होंगे, वो 2 बच्चों तक की शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट ले सकते हैं अंडर दीज एक्ट। इन एक्ट्स के अंदर ये प्रोविजन है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के अलाउंसेस भी मिलेंगे, यानी किसी को अपनी स्किल डेवलप करनी है, कोई किसी काम को सीखना चाहता है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, या फिर कोई वुमेन है, वो अगर कढ़ाई बुनाई का काम करती है और उस अपनी स्किल को और इम्प्रूव करना चाहती है, तो भी वो यहाँ से अलाउंस ले सकती है। साथ ही साथ बाइसिकल प्रोवाइड की जाएगी और वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की जाएगी वुमेन वर्कर्स को। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे किसके लिए दी जा रही है, सिर्फ वुमेन वर्कर को। अगर क्वेश्चन आता है कि बाइसिकल्स, अगर स्टेटमेंट टाइप आ जाता है कि अंडर दी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड बाइसिकल एंड वॉशिंग मशीन्स टू मेन वर्कर्स, तो प्लीज वो गलत होगा। अगर वुमेन वर्कर लिखा हुआ है तो ही वो ठीक होगा, उस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडिंग इंडक्शन हीटर्स और सोलर कुकर्स और सोलर लैम्प टू बेनिफिशियरीज, यानी ये जितने भी इसमें बेनिफिशियरीज होंगे, कौन कौन से होंगे, जो हमारे वनरेबल सेक्शन होता है वो लोग होंगे, जो गरीब लोग हैं वो होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उन सबको ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज मेंशन है जो आप शायद मिस कर दो, पर आपको नहीं करनी है। हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है जो इसको रेगुलेट करता है, वो बोर्ड है कहाँ पे, शिमला में है। तो अगर क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड इज, तो आपको पता होना चाहिए कि वो शिमला के अंदर में है, तो ये आपको याद रखना होगा। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम 2013। ये स्कीम 2013 में चलाई गई थी। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट, जो कि अभी हमने पढ़ा भी तक, स्किल डेवलपमेंट का अलाउंस भी मिलेगा, जो हमारे 2 एक्ट थे उनके अंदर में। ठीक है, तो उसी के लिए एक स्कीम लेकर आए गए हैं। कौन कौन एलिजिबल है इसके अंदर, सबसे पहले एलिजिबल देखते हैं कौन सी कैटेगरी है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट के नौजवान लोग जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं, वो अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको इसमें पैसे दिए जाएंगे स्किल को डेवलप करने के लिए। कितना अलाउंस है, 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपये हर महीने मिलेंगे उनको। ठीक है, लेकिन जो फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर जिनका फिजिकली चैलेंज है, जो लोग जिन, और कितनी परसेंटेज की डिसेबिलिटी बताई गई है, 50% और मोर,
और परमानेंट, ठीक है। ये तो 50% से ज्यादा या फिर परमानेंट फिजिकली चैलेंज है जो लोग, उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। सब्जेक्ट टू, ये जो अलाउंस है ये कितने दिनों के लिए दिया जाएगा, 2 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए दिया जाएगा। 2 साल के अंदर आपको, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो वो पूरा करना होगा, ठीक है। इसी के अंदर एक और स्कीम पढ़ लेते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम 2018। अब ये 2018 में अभी लॉन्च हुई है, तो कुछ टाइम पहले, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको बस इतनी चीज याद रखनी है, कौन सा डेटा इकोनॉमिक सर्वे से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.74 करोड़ जो है इसको एलोकेट किया गया है कितने बेनिफिशियरीज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 2398 बेनिफिशियरीज में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इतने का अलाउंस, इतने सारे, इतने पैसे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं अंडर दिस स्कीम। इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस है, यानी कोई अगर, ये सेम उन्हीं के लिए एप्लीकेबल अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, अगर कोई यूथ इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है तो उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी, ठीक है। कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्कीम, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम। अभी तक हमने देखा था, ठीक है, तो अभी तक एक तो यहाँ पे हो गई स्किल डेवलपमेंट अलाउंस मिल जाएगा इस नाम से हो गई, एक इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस के नाम से हो गई, एक स्कीम उन्होंने डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम के नाम से दे दी है। इसके अंदर जो है वो सेम ही क्राइटेरिया होगा, सेम क्राइटेरिया मतलब यही क्राइटेरिया होगा, इतने ही पैसे मिलेंगे, सेम ही चीज़ है। अलग क्या है, वो है डेटा, कितने बेनिफिशियरी को ऑलरेडी बेनिफिट कर चुके हैं। तो 51,613 बेनिफिशियरीज को ऑलरेडी स्कीम के अंदर डिस्पर्स कर दिया गया है, कितना अमाउंट, 20.38 करोड़, यानी 20.38 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसके अंदर दे चुकी है गवर्नमेंट 51,613 बेनिफिशियरीज को। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम, दैट इज एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम। यानी अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अब हम एम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं उनके लिए इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड लेकर आई है गवर्नमेंट। उसका ये स्कीम पहले से ही चलती आ रही है, ठीक है। बस इसके अंदर जो डेटा चेंज हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है वो हमें पढ़ना है। तो फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 2021, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था आपको कि जितना भी हमारे हमें डेटा अवेलेबल है या कोई भी अगर अलाउंस पता है तो वो कब तक के मेजरमेंट दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 तक का ही दिया हुआ है। तो 2021 तक इतने एप्लीकेंट जो है वो रजिस्टर करा चुके हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्कीम के अंदर में, और उनको ये बेनिफिट मिल चुका है, इस एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड स्कीम का बेनिफिट उन्हें मिल रहा है। कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्कीम, अब तक हमने जो पढ़ी वो इम्पोर्टेंट थी, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको तो आपको, इसके जो प्रोविजंस है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे, पर 3 मेजर प्रोजेक्ट ये चला रही है, 3 मेजर प्रोजेक्ट चला रही है। कौन कौन से 3 मेजर प्रोजेक्ट है हमारे, ठीक है, जो ट्रेनिंग दे रही, पहली बात तो नाम से ही साफ पता चलता है कौशल विकास निगम है, यानी कौशल का विकास करना, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बेसिकली स्किल की डेवलपमेंट के लिए स्कीम है, और किस पे फोकस करती है, यूथ पे फोकस करती है। इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कौन से 3 प्रोजेक्ट है, पहला हमारा है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नाम ही हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें असिस्टेंट कौन देता है, यानी किसकी मदद से चलाया जा रहा है ये, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से चलाया जा रहा है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि सेंट्रल लेवल की एक स्कीम है और हर स्टेट में एप्लीकेबल है, हर स्टेट इसे अप्लाई करता है। इस स्कीम का अपना ही एक जो कंपोनेंट है उसको वहाँ पे स्टेट में लेकर आए हैं। तो जो स्टेट कंपोनेंट है इसका, उसको भी इसी के अंदर चलाया जा रहा है। जो हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है तो उसका स्टेट कंपोनेंट अंडर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम आता है, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो है हमारा संकल्प का। संकल्प की फुल फॉर्म स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी बेसिकली तीनों में ही स्किल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, बट प्रोविजंस थोड़े अलग होंगे, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अभी हम स्कीम के बारे में जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, जो कि HPKVN है, वो क्या है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है। कब शुरू की गई थी, 14 सितंबर 2015 में शुरू की गई थी। किसके अंडर में आती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में आते हैं। साथ ही साथ एक स्टेट का स्किल मिशन है। सो इस छोटी सी लाइन में ना, इस एक लाइन में आपको 4 पॉइंट मिले हैं, आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है। दूसरा पॉइंट,
14 सितंबर 2015 को शुरू की गई थी स्टेट में। तीसरा पॉइंट, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत शुरू की गई थी, उसके अंडर में आती है। चौथा पॉइंट, स्टेट स्किल मिशन की बात अगर हम करेंगे तो उसी के अंदर ये आती है। ठीक है, तो स्टेट स्किल मिशन भी है। और क्या याद रखना है, 3 मेजर प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से, इजी है याद करने, हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसको असिस्ट करता है, उसके अंदर फंड प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टेट कंपोनेंट है उसका। साथ ही साथ संकल्प, 3 प्रोजेक्ट है हमारे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या किया जाएगा। इन 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की जाएंगी। तो वो एक्टिविटीज कौन सी है, पहली जो एक्टिविटी है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी यूथ को। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्विस से जो हमें लेनी है वो ये कि ऑलरेडी एक सीओई सेटअप कर दिया गया है। कहाँ पे, वकना घाट में। ठीक है, वकना घाट डिस्ट्रिक्ट सोलन। सो आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा कि a COE has been already been established under HPKVN at वकना घाट इन डिस्ट्रिक्ट सोलन। आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट ठीक है नहीं है। करता क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किस सेक्टर के अंदर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन 2 सेक्टर में, यानी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के अंदर, साथ ही साथ आईटी सेक्टर के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा जो कंपोनेंट है HPKVN का वो है अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन 50 ITI, यानी 50 ITI के अंदर जो टूल्स और इक्विपमेंट है उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको क्या याद रखने, आपको अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स और इक्विपमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप ध्यान में रख ही लोगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जो स्कूल है वो स्टार्ट किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरह का, और वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया गया कहाँ पे, रहना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। अगर ये नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अंडर HPKVN, रहन रहन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, रहन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, रहन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये याद रखना है आपको। और ये जो स्कीम है, ये जो अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट की बात करें, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, तीसरा जो कंपोनेंट है वो है ग्रेजुएट जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी एक ग्रेजुएट जॉब ट्रेनिंग, जो ग्रेजुएट करके चले जाएंगे उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, किसमें, 25 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जहाँ पे स्किल और ट्रेनिंग का एक अब हमने स्किल दे दी लेकिन किसने कितनी स्किल ली है, कौन अप्लाई कर सकता है आगे जॉब्स के लिए, उसके लिए कोई फ्रेमवर्क भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, देखो लिंक करके याद करोगे तो आपको याद रहेगा। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करोगे तो देयर इज लिमिटेड स्पेस इन आवर माइंड, हमारे माइंड में लिमिटेड स्पेस होता है, हम सब कुछ याद नहीं रख पाते हैं। बट इफ़ यू आर लिंकिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप लिंक करके याद रख रहे हो तो आप उसे नहीं भूलोगे। तो अब हमने स्किल प्रोवाइड कर दी, हमने सेंटर स्टैब्लिश कर दिया। देखो हमने एक्सीलेंस का सेंटर स्टैब्लिश करे, फिर हमने उन्हें टूल्स और इक्विपमेंट दे दिए, फिर हमने उन्हें, अब आपने ग्रेजुएशन कर ली, अपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमने उन्हें ट्रेनिंग भी दे दी। अब एक फ्रेमवर्क चाहिए जो ये नापेगा, ये मेजर करेगा कि भाई कितनी स्किल गेन की है, नहीं की है, कौन आगे जॉब के लिए एप्लीकेबल है, कौन किस फील्ड में जाएगा। तो उसके लिए फ्रेमवर्क बना दिया। ठीक है, ये दोबारा मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप इसे ध्यान रखें कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया गया रेहन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इसी के अंदर और कौन से कंपोनेंट है, तो बैचलर ऑफ वोकेशन डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। देखो हमने बैचलर ऑफ साइंस सुना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स सुना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स भी सुना है, ऐसे ही वोकेशन, वोकेशन मतलब कोई भी प्रोफेशन। ठीक है, जहाँ पे आपके अंदर डायरेक्ट स्किल दी जाए आपको, ठीक है, आप कोई नौकरी कर सको, ठीक, ऐसे प्रोफेशनल स्किल दी जाए तो उसे बोलते हैं वोकेशन। ठीक है, तो बैचलर ऑफ वोकेशन शुरू किया गया है डिग्री प्रोग्राम। ये क्या होगा, ये 3 ईयर फुल डिग्री प्रोग्राम होगा, यानी 3 साल का होगा, 3 साल के बाद आपको इसकी डिग्री मिल जाएगी। कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ शुरू कर दिया गया है, 18 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर, और 2 सेक्टर के अंदर इसकी पढ़ाई दी जाएगी, यानी 2 सेक्टर की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 सेक्टर का काम सिखाया जाएगा। कौन कौन से, रिटेल और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अब टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इससे पहले भी था तो यहाँ भी आया है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटेल और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। उसके अलावा जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग से उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो भी लाइवलीहुड जनरेट पा सके, ताकि वो भी नौकरियां पा सके, उसके लिए अलग से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नवधारण।
ठीक है। सो नवधरण जो है एक लाइवलीहुड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके स्पेसिफिक एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर, ताकि उन्हें भी नौकरियां मिल सके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो प्रोसेस जो है सिलेक्शन का, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर फॉर ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली 300 पीडब्ल्यूडीज, यानी 300 पीडब्ल्यूडीज 300 लोगों को दिया जाएगा। किस किस में? अब यहाँ पे जो सेक्टर्स है वो बढ़ा दिए गए, ऊपर सिर्फ रिटेल और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी था, यहाँ पे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम 300 लोगों को सिखा चुके हैं। सो यू व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, सबसे पहले बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम पूरा पता होना चाहिए, कितने साल का है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, किस किस सेक्टर में शुरू किया गया है। दूसरा, लाइवलीहुड ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, नवधरण, और उसने कितना अचीव कर दिया, 300 पीडब्ल्यूडीज को ऑलरेडी वो सिखा चुके हैं, किस सेक्टर में, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और कंपोनेंट है इस HPKVN प्रोग्राम के अंदर ही, सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स, रूरल लाइवलीहुड सेंटर और मॉडल केयर सेंटर शुरू किए जाएंगे। अब कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस तरह के सेंटर, जहाँ पे अब ये सेंटर्स है क्या, यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है बेसिकली, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अंडर प्रोग्रेस है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे कंप्लीट हो गए, कहाँ कहाँ पे प्रोग्रेस में है। कहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो CLC हमारे 4 जगह पे है, सुंदरनगर, नहन, सिद्धभरी और समशी, इन जगह पर हमारे CLC है, यानी सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स है। रूरल लाइवलीहुड सेंटर यानी रूरल एरियाज में, ठीक है, सदियाना और प्रगति नगर। ठीक है, तो यहाँ पर RLCs है जो कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, इनमें ट्रेनिंग शुरू होने वाली है कुछ टाइम बाद में। ठीक है, इनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। और MCC जो है वो एक ही जगह पे कंप्लीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तो याद रखना ही है। MCC जो है वो हमीरपुर में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अंडर प्रोग्रेस जो है वो एक CLC है बिलासपुर में। तो ये इतने सारे नाम तो आपको याद नहीं रखने हैं, आपको जो सिंगल चीज़ है वो याद रखनी है, आप कंप्लीटेड वाले याद रखना, और MCC जो है वो कहाँ पे, हमीरपुर में है, ये आपको याद रखना है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज एम्प्लॉय इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये हमने पहले भी पढ़े थे इसके कंपोनेंट। आगे जो इकोनॉमिक सर्वे में इसको थोड़ा डिटेल में बताया उन्होंने कि HPKVN से कैसे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो HPKVN जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके अंडर में आती है। ठीक है, सो उसके जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, हमें पता है कि उसके ऑलरेडी 2.0 फेज और 3.0 फेज लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर ज़्यादा स्किल देने की बात की गई है, और जो सेक्टर्स है जिनके अंदर स्किल दी जा रही है उनको बढ़ा दिया, उनका स्कोप, उनका डोमेन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या मैंडेट है, यानी HPKVN का क्या मैंडेट है अंडर PMKVI, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 3.0 के अंडर में। तो मैंडेट क्या है कि HPKVN हैज एनरोल मोर देन, इस मैंडेट को पूरा करते हुए इन्होंने ऑलरेडी 16,200 से ज़्यादा यूथ को इनरोल कर चुका है 22 सेक्टर के अंदर अंडर PMKVI 2.0 सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। और ये कब तक की डेटा दिया हुआ है हमें, दिसंबर 2021 तक का डेटा दिया हुआ है। तब तक उन्होंने इसका मैंडेट पूरा करते हुए इन्होंने इतने यूथ को जॉब दे चुकी है। यहाँ पे क्या याद रखना है, 22 सेक्टर, यानी 22 सेक्टर्स में दे दी है। ठीक है, आपने शुरू में देखा कि ज़्यादा फोकस किस पे था, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पे था, लेकिन जैसे PMKVI 2.0 3.0 लॉन्च हुआ, वो उस फेज में आए हैं, तो इन्होंने सेक्टर्स का डोमेन बढ़ा दिया है। कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्कीम दैट इज संकल्प। ठीक है, सो संकल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की बात की गई है। ठीक है, स्किल एक्विजिशन और नॉलेज अवेयरनेस फैलाने की बात की गई है ताकि लाइवलीहुड प्रमोशन हो सके। तो ये क्या है कि इन्होंने एक MOU साइन किया है, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। किस दिन किया है, 12 अक्टूबर 2021 को। ये आपको याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है, और आप इसे यूज भी कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में भी। ठीक है, इसके अंदर जो फोकस है वो हैंडीक्राफ्ट पे किया जाएगा। अब हिमाचल का कौन सा हैंडीक्राफ्ट है जिस पे फोकस कर रहे हैं ये तो पता चल गया, लेकिन आपको वो नाम भी पता होने चाहिए, एक रिवीजन होना चाहिए कि अगर आपने वो नाम देखे तो आपको याद आ जाए थोड़ा। ठीक है, तो कौन कौन सा है, चंबा का रुमाल, वुड क्राफ्ट, कुल्लू कैप्स,
पोट्री क्राफ्ट्स, कांगड़ा की पेंटिंग, बैम्बू क्राफ्ट्स, पिन नीडल ट्रेनिंग, ठीक है, हैंड निटिंग जॉब्स। और कौन से सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिन पे फोकस किया जाएगा, वो है वुमेन, SC, ST, PWDs और अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, ठीक है, इन पर फोकस किया जाएगा। बेसिकली जो हमारा वनरेबल सेक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा वनरेबल सेक्शन होता है उस पर फोकस करती है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट और लाइवलीहुड जनरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो वनरेबल सेक्शन को होता है, तो इसी वजह से उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा स्कीम में। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पे। अभी तक जो पढ़ रहे थे, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पढ़नी तो है ही, कुछ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ ना क्रूड डेटा है, क्रूड डेटा है, थोड़ा बोरिंग होगा लेकिन पढ़ना तो है ही, ठीक है। आई नो इट्स गोइंग टू बोरिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप बोर ना हो, आपको लगे ना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपको तरीके बता सकूं जिससे आप याद कर लो, लेकिन याद जरूर करना है, देखो छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स का जो डेटा है वो इससे आगे इकोनॉमिक सर्वे में वो दिया हुआ है, तो यहाँ से जो आएगा वो सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा वो। सबसे पहले लेबर फोर्स होती क्या है, तो देखो कोई भी लोग, चाहे वो एम्प्लॉयड है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड है, उन्हें लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। सो पर्सन हु वर ईदर वर्किंग और एम्प्लॉयड, यानी एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, यानी ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं और काम के लिए अवेलेबल हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, वो सब लेबर फोर्स के अंदर में आएंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है कि ये जो परसेंटेज ऑफ पर्सन है जो लेबर फोर्स में है, यानी जितने लोग लेबर फोर्स में हैं अपॉन में हमारी टोटल पॉपुलेशन उस जगह की, इसे क्या बोलेंगे हम, LFPR बोलेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स में जितनी पॉपुलेशन है अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, वो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो जाएगा, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ कि कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, और लेबर फोर्स में कौन कौन आ रहा है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो काम के लिए अवेलेबल हैं, काम ढूंढ रहे हैं और वो करना चाहते हैं, वो भी लेबर फोर्स में आएगा। याद रखना, भूलना नहीं है, डेफिनेशन आ सकती है। अब इसी डेटा को, इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए LFPR का जो स्टेटस है वो क्या है, हमारी स्टेट का, हरियाणा मतलब हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस है वो कितना है, अगर हम टोटल लेते हैं तो अभी जो है वहाँ पे 57.7 है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 57.7% है। और उत्तराखंड में 41.0 है, पंजाब में 40.8 है, और हरियाणा में 34.3, और टोटल ऑल ओवर इंडिया का जो ऑल इंडिया का एवरेज है वो है 40.1, यानी इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया का जो एवरेज, आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, जो दो नंबर्स आपको याद रखने वो है कि LFPR जो है हमारा वो इंडिया से भी ज़्यादा है, जो इंडिया का एवरेज है, टोटल कंट्री का एवरेज है उससे ज़्यादा है। इंडिया का कितना है, 40.1% है, और हिमाचल प्रदेश का कितना है, हमारा 57.7% है। ये टेबल दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए, आपको ये याद रखनी है कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा इन सबसे बेटर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ठीक है, और उसमें भी जो इंडिया की जो परसेंटेज है उससे भी ज़्यादा है हमारा, ठीक है। और अगर रूरल और अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, ये जो हमारा डेटा है ना, ये रूरल और अर्बन दोनों को मिला के, रूरल में अगर हम बात करते हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन के। देखो रूरल में टोटल कितना है, फीमेल और मेल को मिला दिया जाता है तो 59.4% है, और अगर अर्बन की बात करते हैं, अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो वो हमारा 46.3% है। तो हम देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जितनी पॉपुलेशन वहाँ पे है वहाँ के लोग ज़्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप क्लियर होगा। कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट डेटा, डैट इज वर्क पॉपुलेशन रेशियो। वर्क पॉपुलेशन रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वर्क पॉपुलेशन रेशियो, क्योंकि देखो वर्क पॉपुलेशन रेशियो ना इज़ वन ऑफ द मेजर फिगर जो हमें बताता है कि इकोनॉमी में कितने लोग काम कर रहे हैं, इसी से हमारा एम्प्लॉयमेंट डेटा भी आता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का अगर हम लेवल की बात करते हैं, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में से याद रखना है, ठीक है,
तो जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 2018-19 में का जो डेटा लिया जाएगा तो उसमें 50.1% लोग थे, जो रेशो था, वो जो परसेंटेज थी वर्क पॉपुलेशन रेशो की, वो कितनी थी, 50.1% थी। और ये बढ़कर अभी कितनी हो गई है, 55.6% हो गई है, 55.6% हो गई है 2019-20 के अंदर। तो आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन इसी पे डायरेक्ट बन सकता है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है, यानी वर्कर्स का, जो हमारे टोटल वर्कर्स है उनका पॉपुलेशन से ऊपर नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा, जो वर्कर पॉपुलेशन से वो आएगी, और नीचे टोटल पॉपुलेशन आती है, तो ये रेशियो हो जाएगा। अगर हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो वो पहले, जो इससे पहले वाला सर्वे था उसके अंदर कितनी थी, 50.1% थी, और आज कितनी हो गई है, 55.6% हो गई है। और क्या याद रखना है आपको, रूरल मेल्स में कितने इंक्रीमेंट हुआ है, पहले जो थे वो हमारा कितना था, 56% था, और अभी रूरल वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितना हो गया, परसेंटेज कितना हो गया, 61.6 हो गया है। फीमेल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। रूरल में फीमेल में 53.5% हो गया है, पहले 46.9% था। आपको पुराने वाले याद रखने की जरूरत नहीं, आपको अभी याद रखना है। अगर टोटल लेते हैं तो टोटल हमारा WPR कितना हो गया है, टोटल में हमारा है ये 50.1%, ठीक है, 50.1%। अगर हम रूरल में देखते हैं तो मेल का कितना है, मेल में अभी हो गया है हमारा 61.6%, और अगर हम फीमेल का लेते हैं तो हमारा फीमेल में 53.5% हो गया है। अब यहाँ पर फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन के अलग से उन्होंने टेबल दिया, तो समझ लो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कितना है हमारा, 50.3% है। अब इसे कंफ्यूज नहीं करना है, ये रूरल फीमेल्स के लिए था, यहाँ पे जो वैल्यू है वो रूरल अर्बन दोनों को मिला के दी हुई है। यहाँ पे रूरल अर्बन अगर में बात करते हैं तो हिमाचल में फीमेल का जो वर्क पार्टिसिपेशन, यानी जो औरतें वर्क में पार्टिसिपेट करती हैं, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी स्टेट के, मतलब हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के, और इवन इंडिया का जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया का कितना है, 21.8% है। अब ये सारा जो डेटा है, इस पे क्वेश्चन तो आ ही सकता है प्री में, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन करो, इसको याद करो, बिल्कुल नहीं भूलना है, रिलेट करके याद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और बार बार रिवाइज करोगे ना, क्रूड डेटा भी रिवाइज करोगे तो भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब तक हमने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर ली, वर्क पॉपुलेशन की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, कि कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, यानी वो काम कर सकते हैं पर वो काम के लिए अवेलेबल नहीं है, कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये काम ढूंढ रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आएगी, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश हैज डिक्लाइंड फ्रॉम, कम हो गया है 5.2% से 3.7% हो गया है, ठीक है। 5.2 से 3.7 में आ गया है, ठीक। अभी जो है यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। और अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर, ठीक है, दोनों में, यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का, आप देख सकते हो कि पहले 5.2 था और अब ये 3.7 आ गया है। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे भी कम हुआ है, पहले 5.8 था, 4.8 हो गया है, लेकिन आज भी हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट कम है एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे। अब इसी में अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो रूरल एरियाज में फीमेल की जो परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कितना हो गया है, वो 2.3% है, और मेल का 4.4% है। और अर्बन एरियाज में यही रेशियो कितना है, 9.7% ऑफ फीमेल इन अर्बन एरियाज। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ जो है, जो आपको ध्यान देना है, वो देखो कि हम क्या बोल रहे हैं, कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो रूरल एरिया में, अब हम फीमेल की बात कर रहे हैं, रूरल एरिया में कितना है हमारा, 2.3%, आप देख रहे हो। और अर्बन एरिया में ये कितना है, 9.7%। इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि रूरल एरियाज में जो फीमेल है वो कम अनएम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज के, यानी अर्बन एरिया में फीमेल्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे से देखा है, और ये आपको याद रखना है। आप इसे अपने किसी भी वुमेन एम्पावरमेंट के आंसर में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सही जगह पे, ये आपके आंसर को बहुत अच्छा बना देगा, ठीक है। अब हम अपने दूसरे सेक्टर के पास आते हैं, दूसरे चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर नंबर 13, सोशल सेक्टर। और मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इसका तो सब कुछ, इसमें जो भी डेटा है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है वो है एजुकेशन,
ठीक है। सो देखो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे सोशल सेक्टर को। पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की, फिर हेल्थ, और सोशली जो वनरेबल सेक्शंस है वो, जैसे कि हमारी ओबीसीज वाली कैटेगरी, एसटी, एससी, वुमेन, चिल्ड्रन एंड पीपल विद डिसेबिलिटी, ये सब लोग, ये जो सारी चीज़ें हमारे वनरेबल सेक्शन में कैसे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर की बात कर रही है उनकी, ठीक है, वो कवर होगा। आज इस लेक्चर में हम सिर्फ एजुकेशन कवर करेंगे, क्योंकि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है और जो हमारे वनरेबल सेक्शन वाला सेक्टर है, कैटेगरी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ का जो डेटा है वो आप वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ वो आपके लिए, आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम वहाँ कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम एजुकेशन की बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। सबसे पहले एजुकेशन के जो डेटा है वो 2 जगह का यूज़ किया उन्होंने। सेंसस 2011 का तो किया ही है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने सर्वे रिपोर्ट निकाली थी, हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन, ठीक है, ये उस रिपोर्ट का नाम था, उसका डेटा भी दिया हुआ है। अगर हम सेंसस 2011 की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश में कितना बताया, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एचपीएस में, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 82.80%, ये सही आंसर था उसका, ठीक है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 82.80% है, जो कि बहुत अच्छा है, विच इज़ 8.8% पॉइंट हायर देन द नेशनल एवरेज, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अब क्वेश्चन अभी लिटरेसी रेट पे वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो शायद वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हायर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लिटरेसी रेट इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज, यानी नेशनल एवरेज से हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितने पॉइंट हाई है, तो आपको पता होना चाहिए 8.8% पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम मेन और वुमेन की लिटरेसी देखते हैं स्टेट के अंदर, तो मेन की 89.53% है और वुमेन की 75.93% है। ये इंपॉर्टेंट डेटा था जो हमने इकोनॉमिक सर्वे से देखा, और हमें ये याद रखना है। नेशनल सैंपल सर्वे की जो रिपोर्ट हुई है, ये जो रिपोर्ट आई है हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। और इम्प्रूव होके कितना हो गया है, पहले 82.80% था, अब 86.6% हो गया है। सिमिलरली मेल लिटरेसी में भी देखा गया है इम्प्रूवमेंट, और फीमेल लिटरेसी में भी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक अलग चीज़ जो आपकी बार एक अलग पॉइंट दिया, जो अलग पॉइंट दिया वो इम्पॉर्टेंट है, वो है कि उन्होंने जेंडर गैप का पॉइंट दिया है, कि लिटरेसी दोनों में ही बढ़ी है, मेल में भी और फीमेल में भी। ऑलमोस्ट देखो देखो 100 के कितने क्लोज चली गई है मेल में, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि एक जेंडर गैप है यहाँ पे, ठीक है, फीमेल मेल लिटरेसी ज़्यादा है फीमेल लिटरेसी से, तो वो जो जेंडर गैप है उसको मेजरमेंट का पॉइंट दे दिया है, दैट इज 12.4% पॉइंट, यानी जेंडर गैप जो है वो 12.4% का है, यानी इनके बीच का डिफरेंस उन्होंने दे दिया आपको, ठीक है। कमिंग ऑन टू एजुकेशन में अब हम डिफरेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो और क्या मेंशन है एजुकेशन में, उन्होंने सस्टेनेबल गोल की बात की है, जो हमारा सस्टेनेबल गोल 1 है, जिसके अंदर बात करते हैं कि जो जिसका एम क्या है कि इंश्योर करें इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन वाले, इंक्लूसिव यानी सबको एजुकेशन हो, इंक्लूड करके पूरी सोसाइटी को एक साथ लेके, ठीक है, कोई भी पीछे ना छूटे, कोई भी अलग ना हो, ठीक है, किसी को भी बाहर ना रखा जाए एजुकेशन से, ठीक है, वो इंश्योर करनी है स्टेट को कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इक्विटेबल एजुकेशन यानी बराबरी का हकदार हो सबका एजुकेशन के ऊपर, ये हमारे सस्टेनेबल गोल में बात की गई, तो उन्होंने मेंशन किया है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन 2030 का जो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन बनाया गया था, उसके अंदर भी एक टारगेट सेट किए गए थे, उस टारगेट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी 2023 तक, ये टारगेट है। तो ये भी उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया, इसलिए तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है उसका टारगेट क्या सेट किया गया है, कि यूनिवर्सल एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय 2030। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज 16 to 14 इनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का डेटा दिया है कि 16 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे कौन कौन से कितने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड है। 2018 में अगर हम टोटल देखते हैं, हम टोटल की बात करते हैं पहले, तो 58.6% जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। 2020 में वो कम होकर 54.1 हो गया, और 2000 में वो बढ़ के 60.9 हो गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक परमानेंट डिक्लाइन नहीं है। देखो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, स्टेटमेंट कैसे आ सकता है, दैट इट हैज़ बीन नोटिस, ये नोटिस किया गया है, दैट द इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल हैज़ बीन डिक्लाइनिंग फ्रॉम द डिकेड, यानी थ्रू आउट डिकेड, यानी
कुछ सालों से हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट है, जो एडमिशन है, वो कम होता जा रहा है। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 18 में ज़्यादा था, फिर वो 20 में कम हो गया है, लेकिन वो 21 में फिर से बढ़ गया है। इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, कोविड-19 की फैसिलिटी की वजह से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए हैं, क्या प्राइवेट स्कूल्स ने फीस बढ़ा दी है, कुछ भी हो सकता है, या फिर बिकॉज कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली है। तो अगर इनकम ऑफ सोर्स जो है, जो इनकम का सोर्स है वो कम हो गया है, तो लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराने लगे। और गवर्नमेंट स्कूल में फीस कम होती है, इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराने लगे। इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ गया है 16 से 14 साल के बच्चों का। कुछ और डेटा जो हम लोग देख सकते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, क्योंकि इट इज़ अ डिफरेंट डेटा, ये थोड़ा डेविएट कर रहा है लाइन से, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल जो है वो कितना इंक्रीज हो गया है 2020 से? 6.8% पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो ये भी पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट परसेंटेज भी पूछ सकते हैं कि कितना हो गया है। अभी 60.9% हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है पिछले साल से? 6.8% पॉइंट इंक्रीज हुआ है। गर्ल एनरोलमेंट की बात करते हैं तो वो उसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है 7.1 का। अगर बॉय एनरोलमेंट की, यानी लड़कों का जो एडमिशन है गवर्नमेंट स्कूल में, अगर वो बात करते हैं सेम एज ग्रुप में, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के बीच में, वो 2020 से 21 तक कितना बढ़ा है? 6.2% बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं एसर रिपोर्ट की, कि एसर रिपोर्ट है क्या। एसर जो कि क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। ये एक सर्वे होता है बेसिकली, उस सर्वे के बेसिस पे एक रिपोर्ट निकाली जाती है। निकालता कौन है? एक एनजीओ निकालता है, जिसका नाम है प्रथम, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा काम करता है। बेसिकली ये स्टार्ट किस तरह हुई थी? ये स्टार्ट इस तरह हुई थी कि पहला जो सर्वे किया गया था वो 2005 में किया गया था। और बेसिकली स्टार्ट कैसे किया था कि जो बच्चों की लिखने पढ़ने की क्षमता है, और अर्थमेटिक यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मैथ सॉल्व करने की जो क्षमता है, वो कितनी है, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग है या नहीं, या कितने बच्चे इस जो ये क्षमता है इसको हासिल कर चुके हैं क्लास को पास करने के बाद। तो इसके लिए सर्वे कंडक्ट कराना शुरू किया गया था। धीरे धीरे इसकी डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। ये और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक हाउस होल्ड सर्वे है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि किस तरह का सर्वे है? ये एक हाउस होल्ड सर्वे है। तो ये आपको ये भी याद रखना होगा। जो पहला सर्वे हुआ था वो 2005 में हुआ था। कराता कौन है कंडक्ट? एक एनजीओ प्रथम कंडक्ट कराता है। और अब ये कोलैबोरेशन में भी कराते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के साथ भी करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, पब्लिक इंस्टीट्यूट के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अगर हम एसर रिपोर्ट 2021, एसर को वैसे असर बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में असर बोला जाता है इसे, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। दैट इज द राइट वर्ड, असर। इंग्लिश में हम एसर बोल देते हैं। तो जो असर रिपोर्ट है 2021 की, उसकी हाईलाइट की बात करते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर हैज़ बीन ओवरऑल इंक्रीज हुआ है उन बच्चों में जिन्होंने इनरोलमेंट किया है गवर्नमेंट स्कूल में। वो हमने देख लिया 2018 से 2020 में भी, फ्रॉम 60.43% टू 65.8%। हाउ एवर 2021 में सडनली ये 70.3% चला गया है, ठीक है। अब वहाँ पे हमने 6 से 14 साल की बात करेंगे। आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने पढ़ लिया, डेटा कैसे बदल गया है? देखो मैम ने 6 से 14 साल के बच्चों की बात की थी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम टोटल ओवरऑल एडमिशन की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो गवर्नमेंट स्कूल में टोटल ओवरऑल एडमिशन भी बढ़ा है, और अभी 2021 में कितना है? 70.3% है, ये भी याद रखना। एक अलग से जो डेटा दिया हुआ है, फिगर दी हुई है, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ एनरोल चिल्ड्रन विद स्मार्टफोन अवेलेबल एट होम। यानी अब कोविड-19 के टाइम पे जब स्कूल्स बंद हो गए थे, ठीक है, तो स्मार्टफोन से एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का प्रावधान शुरू हो गया था। उसके प्रोविजन, मतलब ये चीज़ शुरू की गई कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ऑनलाइन क्लासेस पर वो ही ले सकते हैं ना बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं। बाकी तो नहीं ले पाएंगे। तो उस पर भी डेटा कराया गया, उस पर भी सर्वे कराया गया कि कितने बच्चे हैं जो इस तरह की एजुकेशन के फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो 2018 में 58% ऐसे बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल थे और उनके पास स्मार्टफोन था। 2020 में वो बढ़ के 90% हो गए। तो ये कोविड-19 का टाइम ही चल रहा है, लोगों ने स्मार्टफोन खरीदे हैं, ठीक है। और 2021 में 95.6% हो गए हैं। अब स्मार्टफोन से खरीद तो लिया है, कितनी पढ़ाई हुई है कितनी नहीं है वो तो सर्वे से ही पता चलेगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर से डेटा लेकर आएंगे और कराया जाएगा कि कितनी क्षमता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, जो स्किल्स आनी चाहिए थी वो आई है या नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर दैट।
दैट, पर अभी के लिए हम ये पता चल रहा है कि लोगों ने स्मार्टफोन तो ज़रूर खरीद लिए थे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सेक्टर का, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है, फाउंडेशन होती है, वो ही आगे पढ़ाई किस तरह की होगी। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो होते हैं तो बच्चों को आगे प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए एलिमेंट्री एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जो हिमाचल की गवर्नमेंट है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है। अब एम क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो उसका एम क्या होगा, ये इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया है, तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। पहला जो 3 गोल होंगे, पहला जो गोल होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का अचीव करना, यानी सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, फ्री मिले। ठीक है, तो इस गोल को अचीव करना होगा। दूसरा, क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाए, क्वांटिटी पे ही नहीं। दूसरा, एसेस टू ऑफ एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द स्टेट, यानी स्टेट के हर चिल्ड्रन के, हर बच्चे के पास एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। ये तो ये 3 एम हो जाएंगे और तीनों आपको याद करने हैं। अब कुछ स्कीम्स है जो स्टेट ने चलाई है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, और ये टेबल बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसमें अच्छे से ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे, मैं आपको बताती चलूंगी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है मेधावी छात्र योजना, हमारी पहली है मेधावी छात्र योजना, पिछली बार भी थी ये स्कीम, अब की बार भी दी हुई है। बेसिकली होता क्या है इसमें, 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, वो बच्चे जिन्होंने एटलीस्ट बी ग्रेड मिला है जिनको, वो अपीयर हो सकते हैं। एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जिसके अंदर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, ठीक है, तो स्कॉलरशिप दी जाती है इसमें किसको, 5th स्टैंडर्ड यानी 5th क्लास के बच्चों को जिनका एटलीस्ट बी ग्रेड है, वो भी एक एग्जाम में अपेयर होंगे, और उस एग्जाम में से 2 लड़के 2 लड़कियां सेलेक्ट किए जाएंगे जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उन्हें 800 रुपये पर मंथ दिया जाएगा जिनके हाईएस्ट स्कोर आएंगे मेरिट लिस्ट में। साथ ही साथ 7th और 8th क्लास का रिन्यूअल भी हो जाएगा, उनका एडमिशन भी 7th और 8th क्लास में डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आपको यहाँ पे बस इतना याद करना है कि मेधावी छात्र योजना में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 5th क्लास के बच्चे जिनका एटलीस्ट बी ग्रेड है वो एग्जाम में बैठेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, 2 बच्चों को, 2 लड़कों को, 2 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा, और उन्हें 800 रुपये पर महीना दिए जाते हैं। अब इन्होंने साथ में ये भी बताया कि हमने कितने स्टूडेंट का बेनिफिट कर चुका है, विच यू डोंट नीड टू रिमेंबर, आपको नहीं याद रखने की जरूरत है, आप बस इतना याद रखो कि क्या है, किस तरह से है, कौन एप्लीकेबल है। दूसरी जो हमारी स्कीम है वो है स्कॉलरशिप फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बिलो पॉवर्टी लाइन चिल्ड्रन, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो बच्चे हैं जिनको जरूरत है उसके बारे में है ये। तो 1st to 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आर गिवन 150 पर एनम स्टूडेंट फ्रॉम 6। अब इसमें फर्स्ट, इसके अंदर भी स्कॉलरशिप दी जाती है उन बच्चों के लिए जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से लेके 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को 150 रुपये महीना मिलेंगे पर मंथ पर एनम, यानी साल में। ठीक है, 150 रुपये हर साल मिलेंगे उनको 1st से 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। जो 6 से लेके 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको 250 रुपये मिलेंगे साल में पर बॉय, और 500 रुपये मिलेंगे लड़कियों को पर ईयर। ठीक है, सो आपको ये अमाउंट याद रखना है बेसिकली, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और लड़कियों को ज़्यादा दिए जा रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भेदभाव नहीं है, होना चाहिए। ठीक, कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्कीम, जो हमारी अगली स्कीम है वो है गर्ल्स अटेंडेंस। ठीक है, तो गर्ल्स की अटेंडेंस यानी लड़कियां स्कूल में आए पढ़ें, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट एम भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि अटेंडेंस हो सके गर्ल्स की कौन सी क्लास में, 1st से लेके 5th क्लास तक। इसमें इज एटलीस्ट 90% आर गिवन 20 रुपीज़ पर एनम, हर साल 20 रुपये दे रहे हैं। अब वो नहीं पता कि 20 रुपये देके कितने बच्चे आ जाएंगे, पर हाँ ठीक है, क्या हो रहा है इसके अंदर, गर्ल्स अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए, लड़कियों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए स्कूल्स में 1st क्लास से 5th क्लास तक का 90% बढ़ाने के लिए एटलीस्ट, ठीक है, 90% होनी चाहिए, तो 20 रुपीज़ पर एनम दिया जाएगा। इसके अंदर इन्होंने 25,275 बच्चों को बेनिफिट कर चुके हैं। पॉवर्टी स्कॉलरशिप यानी गरीबी की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन उनको भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। 1st से लेकर 5th स्टैंडर्ड जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 11,000 से ज़्यादा नहीं है, उनको 40 रुपये हर साल दिए जाएंगे छात्रवृत्ति के फॉर्म में। ठीक है, ये याद हो जाएगा, याद कर लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको वैसे याद ही हो जाएगी, क्योंकि पॉवर्टी है तो गरीबी से होगी, तो एक डेडलाइन ज़रूर होगी, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर होगा। तो जिनके पेरेंट्स की 11,000 से कम की सैलरी है, ठीक है, हर साल की, उन्हें 40 रुपये साल भर में मिलेंगे। 1st क्लास से लेके 5th क्लास के बच्चे इसमें अप्लीकेबल हैं। स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेज, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग से कैटेगरी को दी जा रही है। तो जो भी स्कीम या कोई भी स्कॉलरशिप या कोई भी फंड जो किसी कैटेगरी को दिया जाएगा वो ज़रूरी हो जाएगा। इसके अंदर क्या है,
जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक के बच्चे हैं जिनके पेरेंट या तो वॉर में जिनकी डेथ हो गई है, मार्टियर हो गए हैं जो, या फिर और गॉट मोर देन 50% ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर डिसेबल हो गए हैं 50% से ज़्यादा, उनको 150 रुपीज़ पर एनम दिया जाएगा, 150 रुपये हर साल दिए जाएंगे। दूसरा आता है हमारा फ्री टेक्स्ट बुक का। ये हमने पहले भी देखा था कि फ्री टेक्स्ट बुक अवेलेबल की जाती है, वो ज़रूरी भी है क्योंकि कुछ लोग टेक्स्ट बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। और अगर हम फ्री एजुकेशन की बात करें तो ये पहली चीज़ आती है कि हम उन्हें टेक्स्ट बुक जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट ऑफ ऑल कैटेगरी, हर कैटेगरी के बच्चे को फर्स्ट से लेकर इस 8th क्लास तक का डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन के थ्रू फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके अंदर सभी बच्चों की हेल्प की है उन्होंने। कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्कीम दैट इज अटल स्कूल वर्दी योजना। फ्री स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बैग दिए जाएंगे। इससे पहले हमने टेक्स्ट बुक की बात करी, अब हम किसकी बात करें, फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म दी जाएंगी। इजी है याद रखना, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाना, अगर याद रखना है ना तो एक बार जाके पूछ लेना, याद रह जाएगा कि मैं उस गवर्नमेंट स्कूल में गई थी या गया था और मैंने पूछा था। तो कितनी यूनिफॉर्म मिलती है उनको, 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म मिलती है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का। और स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट, थर्ड, सिक्स एंड नाइन्थ आर प्रोवाइडेड फ्री स्कूल बैग्स, यानी फर्स्ट, थर्ड, सिक्स और नाइन्थ, याद रखना ठीक है, 3 का टेबल, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स एंड नाइन्थ, ठीक है, उनको फ्री स्कूल बैग्स मिलेंगे। उसके बाद अटल आदर्श विद्यालय योजना हमारी नेक्स्ट है, जिसके अंदर 2 मोर न्यू अटल आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं। ठीक है, नोटिफाई कर दिया गया है। टिल नाउ 27 अटल आदर्श विद्यालय बनाए जा चुके हैं, नोटिफाई किए जा चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने हो बन चुके हैं। ठीक है, फिर है मिड डे मील स्कीम। नाउ दिस स्कीम इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ही अच्छा कर रही है, और नॉट ओनली ऑन स्टेट लेवल एज वेल एज ऑन नेशनल लेवल भी काफ़ी अच्छा कर रही है। ये जो स्कीम है ये प्राइमरी स्कूल में 2004 में चलाई गई थी, और इसी स्कीम को आगे एक्सटेंड कर दिया गया था 2008 में 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन के लिए जो कि 5th क्लास तक होता है, वहाँ पे 2004 में चलाई गई, और जो हमारा 8th स्टैंडर्ड है, ठीक है, अपर प्राइमरी जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे 2008 में चलाई गई थी। तो आपको दोनों ही ईयर याद रखने हैं, प्लीज़ याद रखना, इसको लिख लो, इसको भी, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, सो उसके बारे में पूरा लिखना है, आराम से लिख लेना, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि याद कर लेना। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक सारे स्कूल एजुकेशन जब बंद हो गए थे, तो जो कुक्ड मील थे वो भी बंद कर दिए गए थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पेमेंट ऑफ कुकिंग कॉस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू पेरेंट्स ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, यानी जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनके, क्योंकि अब स्कूल बंद हो गए तो मिड डे मील भी मिलना बंद हो गया है, तो जो बच्चे हैं उनके अंदर कहीं कमज़ोरी ना आ जाए, मॉल नरिशमेंट ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है वो बहुत ही मेजरली देखा जाता है, काफ़ी ये ह्यूज प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली अगर हम स्टंटिंग की बात बोलते हैं, क्योंकि WHO कहता है कि अगर बच्चे कहीं पर बच्चों की परसेंटेज स्टंटिंग में ज़्यादा है, तो उस कंट्री का जो फ्यूचर है वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि स्टंटिंग से उभरना बहुत मुश्किल है, वेस्टिंग से उभरा जा सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब मिड डे मील बंद हो गए, तो उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो एप्लीकेबल है इस स्कीम के अंदर, मिड डे मील स्कीम के अंदर, उनको फूड ग्रेन्स और ऑयल और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम आती है स्वर्ण जयंती ज्ञान उदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम। ठीक है, इस स्कीम में जो आइडेंटिफाई है 100 क्लस्टर स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर ये स्कीम एप्लीकेबल है, और इसके अंदर फ्री बुक्स और पढ़ाई के जो स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्कीम पे, जो है पढ़ना लिखना अभियान। ये पढ़ना लिखना अभियान जो है ये 6 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिखनी है आपको, ये प्लीज़ लिख लेना। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, मंडी, ठीक है, और सिरमौर हैव बिन आइडेंटिफाई विद फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी 2.51 करोड़ का रुपए का असिस्टेंट दिया जाएगा, और एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस पैसे को खर्च किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, टीचर ट्रेनिंग पर, इन सब पर इस पैसे को खर्च किया जाएगा। उसके बाद आती है स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि ये किसकी स्टूडेंट के लिए, 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में, और जो मेरिटोरियसली परफॉर्म करते हैं, एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा SCRT के थ्रू। सोलन में है SCRT, ये भी याद रख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT सोलन में है, और वो सेलेक्ट करेगी बच्चों को और अवार्ड देगी। कितना, 4,000 रुपये मिलेंगे 6th क्लास के बच्चों को, 5,000 7th क्लास के, और 6,000 8th क्लास के बच्चों को मिलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा।
अब और कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल स्कीम दी गई है सर्वे में उनकी बात कर लेते हैं। हर घर पाठशाला बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, कोविड-19 पे बहुत चली है। कोविड-19 के टाइम पे हर घर पाठशाला नाम से ही पता चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, एक ऐसा होम बेस्ड प्रोग्राम जिसमें बच्चे खुद पढ़ सके। किसके लिए एप्लीकेबल है? 1 to 12 क्लास। सिंपली क्या होता था कि क्लासेस होती थी मोबाइल फोन पर, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। फर्स्ट से लेके 12 तक इसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। अब हमने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर ली, अब आती है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात। इसके अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है कि 2021 दिसंबर तक कितने इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन अवेलेबल है। तो 930 गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं स्टेट के अंदर, हिमाचल के अंदर, और 1882 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, और 139 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, जिसके अंदर 7 संस्कृत कॉलेज आते हैं, एक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग यानी SCRT, जो कि कहाँ पे था? हमारा सोलन में, ठीक है। सो वो आता है, एक बीएड का कॉलेज आता है और एक फाइन आर्ट का कॉलेज आता है। सो आपका काम ये है कि आप ये बीएड का और ये फाइन आर्ट का कॉलेज कहाँ पे है वो लिखो, वो याद करो, देखो, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। दैट इज़ योर होमवर्क। अब बात करते हैं कि इस जो हमारी स्टेट है, उन्होंने सीनियर जो सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन है, उसके अंदर कौन सी स्कीम चलाई हुई है। बेसिकली स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करेंगे इसमें। जो हमारी पहली स्कीम है वो है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ये आपको याद करना है इकोनॉमिक सर्वे में से। टॉप 1250 स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और 12,000 पर ईयर की और 10,000 पर ईयर की उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्यों? स्पेसिफिकली दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, SC और OBC, इन्हीं के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा देगा कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना इज अवेलेबल टू दी स्टूडेंट्स ऑफ विच कैटेगरी? SC, ST, OBC, और ऑल ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव, इस तरह से करके कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन आ जाएगा। आपको याद रखना है अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, OBC और SC, ज़्यादातर इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम किया है, ट्राइबल्स के लिए इतना काम नहीं किया है। तो उससे भी आप रिलेट करके कुछ याद रख सकते हो कि SC और OBC के बच्चों के लिए है। कितना अमाउंट दिया जाएगा? 12,000 रुपये हर साल मिलेंगे SC के स्टूडेंट्स के लिए, और 10,000 रुपये मिलेंगे हर साल OBC के बच्चों के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो गवर्नमेंट जो है, आप देख सकते हो कि काफ़ी कुछ काम कर रही है, बेसिकली जो हमारे वनरेबल सेक्शन है उन्हें आगे बढ़ावा देने के लिए। तो स्वामी विवेक नेक्स्ट जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है वो है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। ये भी स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। यहाँ पे 2,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और 10,000 रुपये हर साल उन्हें मिलेंगे। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। ये भी स्कॉलरशिप स्कीम है। यहाँ पर 100 लड़कियों और 100 लड़कों के दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, जो कि मैं बिलोंग करेंगे ट्राइबल कम्युनिटी को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये आ गई। अंबेडकर वाली SC OBC के लिए, स्वामी विवेकानंद वाली जो थी हमारी, ठीक है, वो किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। और जो ठाकुर सेन नेगी है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हो जाएगी। अमाउंट अलग अलग है, तो अमाउंट याद रखना है। 11,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल। 100 लड़के और 100 लड़कियां सेलेक्ट होंगी इसमें। उसके बाद है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। गर्ल स्टूडेंट बिलोंगिंग टू वाल्मीकि फैमिली, वाल्मीकि फैमिली से जो लड़कियां बिलोंग करती है उनको 9,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल। पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है, हर साल 9,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ गर्ल स्टूडेंट के लिए है। तो आपको यही याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी है जो इस स्कीम में एप्लीकेबल है, जो स्कीम में अप्लाई कर सकती है। फिर आती है इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना में टॉप 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी किस क्लास के? 10+2 के, या फिर जो 10+2 के बाद कुछ कोर्स करना चाहते हैं, और उस कोर्स को करने के लिए उन्हें एक 10,000 पर एनम यानी 10,000 रुपये दिए जाएंगे सालाना, ठीक है। और ताकि वो जो कोर्सेज करना चाहते हैं 12th के बाद किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, वो उसमें अप्लाई कर सके। सिर्फ कितने? 10 बच्चे जो मेरिट में लिस्ट में आएंगे उनको मिलेंगे।
सैनिक स्कूल सुजानपुर तिहाड़ स्कॉलरशिप। तो पहली चीज़ तो आप यहाँ ये देख लेना कि कौन से स्कूल के लिए है। तो सैनिक स्कूल जो सुजानपुर तिहाड़ में है, उनके बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये क्या है, बोनाफाइड रेजिडेंट होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के। और किस क्लास के लिए है, 6 से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए इसके अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। फिर एक कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, नाम से क्लियर हो रहा है, 2000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट के लिए है सिर्फ, ऑफ ऑल स्टडी ग्रुप, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकती है वो, साइंस आर्ट और कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। पासिंग रेशियो इन ईच मेरिट लिस्ट सप्लाइड बाय, और किसके लिए इन्हें 15,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे, सालाना दिए जाएंगे, किसके लिए, 12th के बाद किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकती है किसी भी स्ट्रीम के। तो बेसिकली अगर कल्पना चावला जी का नाम आता है तो याद रखना कि 2000 लड़कियों के लिए, लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा, मेरिटोरियस लड़कियां, ठीक है। अगली पे आते हैं, अगली स्कीम जो हमारी है वो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। ये एक डिग्री कोर्स है जो आईआईटीज और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और इन सब में बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये वन टाइम रिवॉर्ड होगा, एक बार मिलेगी, ठीक है, एक बार का परसेंटेज, ये नहीं कि हर साल मिलती रहेगी। 75,000 रुपीज़ दिए जाएंगे इसके अंडर में, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप। इसके अंदर जो मिलिट्री में बच्चे, जो मिलिट्री में जिनके पेरेंट्स हैं, मिलिट्री कॉलेज ऑफ देहरादून जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे, आर स्टडिंग इन, और कौन सी क्लास में, 8th क्लास से लेकर 11th क्लास के बच्चे जो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कितनी, 20,000 रुपये हर साल, ठीक है। ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है राष्ट्रीय इंडिया मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप। अच्छा ये रिपीट हो गया, ये ना सेम ही है, ये दोनों जो है ये सेम ही है, एक ही चीज़ है, याद रखना क्या है। जो एचपी के बोनाफाइड रेजिडेंट होने चाहिए, डोमिसाइल एचपी के होंगे, वो बच्चे जो 8th क्लास से लेके 11th क्लास में पढ़ रहे हैं कहाँ पे, राष्ट्रीय इंडिया मिलिट्री कॉलेज देहरादून में, उनको 20,000 रुपये हर साल की स्कॉलरशिप मिलेगी, सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ठीक है। आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। सो ये जो आईआरडीपी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके आईआरडीपी कार्ड्स बने हुए हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे 9 से 10th क्लास के बच्चों के लिए, 800 रुपीज़ दिए जाएंगे 11 से 12th क्लास के बच्चों के लिए, और 1200 रुपये कॉलेज में पढ़ने वाले स्कॉलर्स के लिए, और 1400 रुपये हॉस्टलर्स के लिए। कॉलेज जाने वाले डे स्कॉलर्स वो होते हैं जो रेगुलरली कॉलेज जाते हैं, वापस अपने घर आते हैं फिर पढ़ के, पढ़ाई करके कॉलेज से। और हॉस्टलर जो हॉस्टल्स में रहते हैं, कॉलेज में ही रहते हैं हॉस्टल्स में, उनको 24,000 रुपये दिए, 2400 रुपये दिए जाएंगे, सॉरी, ठीक है। अब आपको ये सारा डेटा याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखनी है, ये स्कीम के नाम और थोड़ा आइडिया। क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्कीम है या सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन की स्कीम है या फिर एलिमेंट्री में आती है। दूसरी चीज़, आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग जब करो या मेंस में कोई क्वेश्चन आया एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, तो आप इन्हें मेंशन कर सको। ये आपको ज़रूर याद रखनी है, ये आप एक बार पढ़ लेना और इन्हें ट्राई करना कि याद रख सको, मल्टीपल रिविजन करोगे तो आपके ध्यान में रहेगा। फिर फाइनेंशियल स्टूडेंट असिस्टेंट दिया जाएगा उन बच्चों को जो आर्म फोर्स में है, जिनके बच्चे, सॉरी, जिनके पेरेंट्स आर्म फोर्स में है या फिर डिसेबल हो गए हैं वॉर के दौरान, किसी ऑपरेशन के दौरान, उन बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये डिटेल्स दी हुई है कि 300 रुपये मिलेंगे लड़कों को और 600 रुपये मिलेंगे लड़कियों को 9th और 10th क्लास के। 800 रुपये पर महीना मिलेगा 11th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों को। 1200 रुपये पर मंथ मिलेंगे जो डे स्कॉलर्स होंगे उनको, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। उसके बाद है मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम। अंडर दिस स्कीम इंटरेस्ट सब्सिडीज एडमिसेबल ऑन एजुकेशन लोन अवेलेबल, ठीक है। तो 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम हायर एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चों के लिए लोन ले सकते हो। और कितना रेट मिलेगा इस पर, 4% पर एनएम का रेट लगेगा। सो ये भी आप ना नाम याद रख लेना, मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम है, क्योंकि एक लोन सब्सिडी स्कीम है इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अब ये हमारी। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट ऑफ एसटी ओबीसी एंड स्टूडेंट के लिए, अभी तक हमने जो स्कीम पढ़ी ना वो स्टेट की थी। अब कुछ सेंटर की स्कीम होती है जो सेंटर स्पॉन्सर करता है स्टेट के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली हिल स्टेट है क्योंकि हिमाचल, तो वहाँ पे रेशियो क्या रहता है, 90-10 का रहता है कि जब जब भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होगी कोई भी, वहाँ पे 90% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से आएगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी।
आई होप क्लियर होगा। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी इसके अंदर एसटी और एससी के स्टूडेंट के लिए है। कितने तक की दी जाएगी? 2,50,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ओबीसी के लिए 1,50,000 तक की फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, फुल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं इसी के दोनों ही बच्चे, मतलब दोनों ही कैटेगरी के बच्चे, एसटी एससी और ओबीसी के। और लेकिन कहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं वो? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स में। उसके बाद आती है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, एसटी एससी और ओबीसी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और 10th के लिए। अब ये सारी डिटेल इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है और आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आप इसमें जो है बेसिकली क्या याद रखना, आपको अमाउंट याद रखना और एक आइडिया होना चाहिए। देखो प्री मैट्रिक उन्होंने पहले ही लिख दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि 9th और 10th के बच्चों के लिए है। कैटेगरी एससी एसटी और ओबीसी के लिए है। ठीक है, और कितना अमाउंट मिल रहा है वो याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखते हैं तो एससी के स्टूडेंट के लिए 2,50,000 का है। ठीक है, और यहाँ पे एसटी के लिए 2 लाख का है। उसके बाद फिर ओबीसी के लिए 2,50,000 का है 10th में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आप इसमें से याद रख लेना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, समरी मिल जाएगी, उसमें से आप देख सकते हो। फिर है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। अब हमने एसटी एससी ओबीसी की बात कर ली, गर्ल चाइल्ड की बात कर ली है। तो जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम हो गए, जेएनस हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है, तो बुद्धिस्ट हो गए, तो इन माइनॉरिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, देखो यहाँ पे दी हुई है ना कौन कौन सी माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। इन माइनॉरिटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है ये। ठीक है, इसमें स्टूडेंट शुड हैव नॉट लेस देन 50% ऑफ मार्क्स, यानी 50% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। और आपकी पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पोस्ट मैट्रिक यानी 10th के बाद की। उसके बाद इसमें स्कॉलरशिप की इसके लिए दी जाएगी 10th 11 से लेके पीएचडी तक की जा रही है, और माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए दी जा रही है। सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा पहले वाला ही। नेक्स्ट है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू डिसेबल स्टूडेंट। 40% डिसेबिलिटी है, जहाँ पे मोर देन 40% डिसेबिलिटी है उन्हें इतने की स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर है डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। अब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को अभी कोटा मिला है, तो उनके लिए स्कीम भी लॉन्च कर दी गई है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ऑल स्टूडेंट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी अदर देन एसटी एससी ओबीसी उस टोटल इनकम और सोर्सेज, यानी जो सिंपली बात है ईबीसी की कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, और उनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ संस्कृत एजुकेशन। देखो संस्कृत जो है हमारे कल्चर को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, तो वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट ऑफ हायर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इससे क्या होगा, बच्चे संस्कृत को ऑप्ट करेंगे। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग ग्रांट फॉर द सैलरी ऑफ संस्कृत लेक्चर्स टीचिंग संस्कृत इन सेकेंडरी स्कूल, यानी जो लेक्चरर्स है उनको ग्रांट दी जाएगी। और संस्कृत स्कूल का मॉडर्नाइजेशन, तो यहाँ पे कीवर्ड है उन पे ध्यान देना है। पहला है स्कॉलरशिप, दूसरा है सैलरी टू संस्कृत लेक्चरर, तीसरा है मॉडर्नाइजेशन, चौथा है ग्रांट फॉर वेरियस स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ संस्कृत, और फ्री टेक्स्ट बुक्स दी जाएंगी संस्कृत की। नेक्स्ट है हमारा फ्री एजुकेशन टू हैंडीक्राफ्ट चिल्ड्रन एंड, आप देखो डिसेबिलिटी में भी हैंडीक्राफ्ट चिल्ड्रन और गर्ल्स जो हैं उनके लिए अलग से निकाली गई है, जिसमें 40% और अबव डिसेबिलिटी होगी उनको स्टेट की साइड से ये फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी टिल 12th क्लास। ठीक है, स्पेशल नीड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्सेम्प्ट होंगे, यूनिवर्सिटी में फीस नहीं देनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी में भी फ्री एजुकेशन मिलेगी उन्हें। तो स्टेट जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा है फॉर स्टूडेंट्स और वी कैन से गर्ल्स, ठीक है, चिल्ड्रन और गर्ल्स जो कि जिनके अंदर 40% से ज़्यादा 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि देखो कोविड-19 के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो आईटी एजुकेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। तो स्कूल्स को बोला गया है कि वो अपने स्कूल के अंदर आईटी डिपार्टमेंट स्टार्ट करें, जो कि हर बच्चे से कितनी फीस लेते हैं, 110 पर मंथ पर स्टूडेंट फीस ली जाती है। यही एससी से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट, या बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एससी और बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं सेम है, ठीक है, प्लस में है, ये अलग नहीं है, उनको 50% कंसेशन मिलेगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्कीम दैट इज समग्र शिक्षा अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आता है। इसके अंदर जो आरएमएस से है वो रनिंग करता है किस पार्टनरशिप पे, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैंने अभी बताया था 90-10 के रेशियो पे करेगा, कि 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% फंड स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, सॉरी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे इसके अंदर। ये भी आपको मेन चीज़ें याद कर लो कि आरएमएस से इसके अंदर आएगा,
ICT प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम। ये हमने अपने लेबर वाले में भी पढ़ी थी, इफ़ यू डू रिमेंबर, कोरिलेट करके पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये याद रखना है कि इसके अंदर में क्या आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो इसके अंदर 12 मॉडल स्कूल ऑलरेडी स्टैब्लिश किए गए हैं और 4 और स्कूल बनाए जा रहे हैं विद रेजिडेंशियल फैसिलिटी। ऑल डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ विच 4 स्कूल्स आर विद, नहीं 12 बना दिए गए, इनके अंदर ही 4 स्कूल हैं ऐसे जहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, रूसा इज रियली इंपॉर्टेंट। जो रूसा है वो स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रूसा किस पे फोकस करता है, तो आपको पता होना चाहिए हायर एजुकेशन में फोकस करता है। इसके अंदर हिमाचल प्रदेश में 70 कॉलेज और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर को ग्रांट दी जाती है रूसा के लिए, यानी उच्चतर जो शिक्षा है, जो हमारी हायर एजुकेशन है, उसको इम्प्रूव किया जाए। मुख्यमंत्री डिजिटल डिवाइस योजना है, इसके अंदर 10,000 स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को 10th और 12th क्लास के, और 900 कॉलेज भी कवर किए गए, कॉलेज स्टूडेंट भी कवर किए गए फाइनल ईयर ऑफ BA BSc BCom, 300 हर कोर्स में से। तो यहाँ पे क्या याद रखने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री डिजिटल डिवाइस योजना में कौन आता है, 10th और 12th क्लास के बच्चे और BA BSc और BCom के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जामिनेशन कराया गया था, जो इसे पास करेंगे उनको मिले हैं ये 10,000 स्मार्टफोन्स। एग्जामिनेशन जो स्कूल के बच्चों के लिए हुआ था, उनका सेंटर कहाँ था, ये याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी भी पता होनी चाहिए आपको, और ये जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद आती है मेधा प्रोत्साहन योजना टू असिस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कोचिंग दिया जा रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल IIT JEE नीट, ठीक है। इनके लिए जो प्रिपेयर किए करते हैं बच्चे, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी, कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना, यानी इसके अंदर उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाएंगे जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की करेंगे, और महाविद्यालय बनाए जाएंगे। आपको याद क्या रखना है कि 68 स्कूल्स बनाए गए हैं उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर, और 18 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को डेजिग्नेट किया गया है उत्कृष्ट महाविद्यालय, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, और याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। फिर है CV रमन वर्चुअल क्लासरूम फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि कितने क्लासरूम, 30 स्कूल्स और 20 कॉलेजेस आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर में, इसके अंदर में स्कीम के अंदर है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल एजुकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना, ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 05/09/2021 ऑन दी ओकेजन ऑफ टीचर्स डे इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर कौन कौन आता है, 9 से लेके 12th क्लास तक के बच्चे, उनको फ्री कोचिंग दिया जाएगा JEE नेट नीट की एग्जाम के लिए, ठीक है। जो IIT JEE और नीट के एग्जाम होते हैं उनके लिए फ्री कोचिंग दिया जाएगा। फॉर दिस स्टडी मटेरियल इज बीइंग अपलोडेड, स्टडी मटेरियल फ्री किस पे मिल रहा है, हर घर पाठशाला पोर्टल पे एवरी सैटरडे एंड संडे। हर घर पाठशाला हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी थी, ठीक है। अब एक खेल से स्वास्थ्य योजना, अब इसके अंदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, नाम से ही हो रहा है। याद क्या रखना है, कौन कौन से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेसरीज दिए गए हैं, कबड्डी मैट्स, जूडो मैट्स, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग रिंग, इनसे रिलेटेड, ठीक है। 57 गवर्नमेंट कॉलेजेस को इंकरेज किया गया है कि बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। फिर आता है स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, इसके अंदर मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ब्लॉक डार्क भी किया हुआ है आपको मेंशन कर, मतलब इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 1 लाख ईच to top 100 meritorious student of 10th class of government school undergoing coaching admission for professional or technical courses. I hope clear होगा। ये सारी ही इंफॉर्मेशन आपको हमारी समरी PDF में मिल जाएगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से नोट करके अच्छे से याद कर सकते हो। बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, ये हमने BVOC ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो यहाँ पे फिर से उसे बता रहे हैं कि हमने बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी अटल स्कूल वर्दी योजना, जहाँ पे अभी हमने कवर की थी, रिमेंबर, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे भी, कि फ्री जो है स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी, कितनी थी, 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म थी, रिमेंबर, ओके। उसके बाद टेक्स्ट बुक फ्री मिलेंगी, और स्कूल बैग मिल रहे थे किस किस को, 1st 3rd 6th और 9th क्लास के बच्चों को,
टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम है हमारा, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, वो अपने फेज 3 में एंटर कर चुका है फ्रॉम अप्रैल 2017, ठीक है। और उसके अंदर ही 3 कॉलेजेस हैं स्टेट के, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इनको सेलेक्ट किया गया है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्राइप प्रोजेक्ट। अब स्ट्राइप प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। पहले आपको स्ट्राइप की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड बैंक इसे फंड करता है। तीसरा, किस तरह के प्रोजेक्ट है ये, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, यानी रिजल्ट बेस्ड है। जैसा रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको ग्रांट मिलेंगी। तो रिजल्ट बेस्ड जो P4R जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। आपको ये याद रखना है किसको एड्रेस, किसके चैलेंजेस को एड्रेस करता है, यहाँ पे कहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, या किस एम करता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ऐसी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज है हमारे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, वहाँ पे जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लोगों को, उसको ख़त्म किया जा सके। इस तरह के पहले ही आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। सो ये इसके अंदर है। ये आउटकम बेस्ड फंडिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये जो P4 होता है ये आउटकम बेस्ड फंडिंग होता है, कि जिस तरह के आउटकम्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके अकॉर्डिंग इन्हें ग्रांट दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर डिलीवरी इन्हांस करने की बात की गई है आईटीआईज में, और इंश्योर अचीवमेंट ऑफ आउटकम, दीज आईआईटी वुड बी कंपिटिटिवली सेलेक्टिव फॉर अपग्रेडेशन अंडर दिस स्कीम, यानी जो आईटीआई कॉलेज या आईटीआई जो कोर्स जो भी कॉलेजेस कराते हैं, जो अच्छे आउटकम देगा उनको उतना ही अपग्रेडेशन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन भी किया है, ठीक है, एक अलग से एक सैटेलाइट अकाउंट, एजुकेशन सैटेलाइट अकाउंट इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बेसिकली है क्या, ईएसए क्या है, एक तरह का फ्रेमवर्क है जहाँ पे डेटा है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कितने पैसे खर्च किए गए और कितना आउटकम आया है, इससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो इसके अंदर है। अब ये पहली बार स्टेट ने फर्स्ट एवर एजुकेशन सैटेलाइट अकाउंट स्टार्ट किया है एजुकेशन से रिलेटेड, कब, 2017-18 से इसका डेटा दिया हुआ है, ये स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ तक का इसके बीच में इसका पूरा एजुकेशन का डेटा अवेलेबल है। एम क्या है, ये प्रोवाइड कराएगा फिनेंशियल डेटा एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, सारे लेवल ऑफ एजुकेशन पे, फिनेंसेस एंड डेटा फॉर टाइप्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर, यानी किस तरह के एजुकेशन प्रोवाइड। बेसिकली देखो इन्होंने क्या है, 2 एजेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो 2 इकोनॉमिक एजेंट है जो इफेक्ट होता है। पहला है फाइनेंसिंग यूनिट्स, ठीक है, और दूसरा है प्रोड्यूसिंग यूनिट। फाइनेंसिंग यूनिट यानी जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी, प्राइवेट सेक्टर हो गए, ठीक है, या फिर हाउस होल्ड हो गए, लोग हो गए जो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में। प्रोड्यूसिंग यूनिट जो हमारे 2 में डिवाइड किया गया है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जो प्रोड्यूस यानी जिन पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक जो फाइनेंसिंग यूनिट होगी जो फाइनेंस कर रही है, यानी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, इंडिविजुअल्स हो गए, या फिर जो हाउस होल्ड वाले लोग हैं वो हो गए हैं। और हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट 2 हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल नहीं कॉलेजेस भी हो सकते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक। तो ये हमारी 2 यूनिट इन्होंने आइडेंटिफाई की है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन है कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर जीडीपी का, स्टेट के जीडीपी का यानी जीएसडीपी का, ठीक है, कितना 9.03% खर्च होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ था इन्होंने ग्राफ के थ्रू, वो हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर बाय फाइनेंसिंग यूनिट, जो हमारी फाइनेंसिंग यूनिट जो मैंने आपको बताई थी कि हमारी जनरल गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट हाउस होल्ड हो गए और ये अदर प्राइवेट एंटिटीज़, यानी ये एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं। तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्च करती है 51.4%। दूसरा जो हमारा पाई चार्ट दिया हुआ है उसके अंदर क्या बताया, टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है जहाँ पे आउटकम्स जो प्रोड्यूस करती है वो कितना एक्सपेंडिचर करती है। तो प्राइवेट सेक्टर में 41.4% होता है और गवर्नमेंट में 58.6% होता है। तो गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है, ठीक है, इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर बाय लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे, यानी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, किस पर लेवल ऑफ एजुकेशन में ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा अप टू प्राइमरी लेवल, ठीक है, प्राइमरी लेवल में सबसे ज़्यादा 26.1, फिर मिडिल पे आते हैं, मिडिल में है 20.0, फिर सीनियर सेकेंडरी पे है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली बार बजट में आया है, इससे पहले मेंशन नहीं था, इस बार वाले बजट में इसको मेंशन किया गया है।
ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमने अपना पूरा एजुकेशन सेक्टर कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम लोग हेल्थ सेक्टर और हमारा जो वनरेबल सेक्शन के लिए वेलफेयर पॉलिसीज या सोशल वेलफेयर वर्क जो पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट लेकर आई हैं, वो हम एक स्पेशल लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। अगर अभी भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड या फिर एचपी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, you can contact us on this number. You can also mail us on this email ID. Thank you so much. Have a great day.